रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू माय फ्रेंड्स? होपफुली यू ऑल विल बी फाइन। फ्रेंड्स, इट्स चैप्टर नंबर 14. लेट्स स्टार्ट। सेकंड ईयर केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 14. नंबर 1, कॉर्निश metals are actually halogens, alkali metals, transition metals या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसका क्या जवाब होगा जी? कॉर्निश मेटल्स आर एक्चुअली हेलोजेंस, अल्कली मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जब हम गौर करें कॉर्निश मेटल्स के बारे में तो हमारा जो आंसर होता है सी पॉइंट, ट्रांजिशन मेटल्स, ये हमारा ठीक होगा जी। तो नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। जिंक। जिंक इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट इट इज डज नॉट शोज वेरिएबल वैलेंसी बिकॉज it does not form colored salt. It has incomplete D subshell. C option है जी, it has completely filled D subshell. D option है has 2 electrons in outermost orbit. फिर एक दफ़ा देख लें जी, ज़रा गौर करें। Zinc is a transition element but it does not shows variable valency because A option, it does not form colored salt. B option, it has incomplete T subshell. C option, it has completely filled D subshell. और D option, has 2 electrons in outermost orbit. तो इनका आंसर जिंक और ट्रांजिशन जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये डी सब शेल जो होता है इसके अंदर ये कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं। तो इनकम्प्लीट वाला गलत है और ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा ठीक है। इट हैज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद डी सब शेल। जी स्टूडेंट्स, आर यू गेटिंग द पॉइंट्स? यस। पॉइंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट? नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। फेरस, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम। फिर से देख लेते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट? Fe, Mn, Zn या Cr? फेरस या फेरक, मैग्नीज, जिंक और क्रोमियम। जी ज़रा टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट ऊपर देखिए, उसमें जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट था और ये टिपिकल है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो किस साइड पे जाएगा? अगर थोड़ा सा ऊपर वाले पे गौर करते हैं तो हम कहते हैं जी सी ऑप्शन, जिंक। क्लियर? बाज़ औक़ात 80% या 50% आंसर उसी क्वेश्चन के अंदर मौजूद होता है। लेकिन मैं आप लोगों को एक ही बात समझाता हूँ कि आप लोग केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, जस्ट इट्स नॉलेज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जब आप किसी चीज़ को समझ के पढ़ते हैं, थोड़ा सा गौर करते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। जस्ट आपने इनको समझना है। बाकी केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, जितना कोई बोले। विच एलिमेंट फॉर्म अलॉय? जी किसके बनते हैं जी अलॉय? अल्कली एलिमेंट्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजन मेटल्स या ट्रांजिशन एलिमेंट? अलॉय, विच एलिमेंट फॉर्म अलॉय? अलॉय कौन से एलिमेंट हैं? इसे उर्दू में कशीद कशीद या फिर इस किस्म के एक लफ्ज़ बोलते होते हैं जी। तो कौन सा जो एलिमेंट है वो बनाता है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ, अल्कली मेटल, बी ऑप्शन है अल्कलाइन अर्थ मेटल, सी ऑप्शन है हमारे पास हैलोजन और डी ऑप्शन हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट। जी अब थोड़ा सा ऊपर वाले पे गौर करें, अलॉय और
उसमें हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट था। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि उस तरफ जाते हैं, किस तरफ, ओलाई की तरफ। तो ऑप्शन हमारा डी ठीक हो गया। नंबर 5 पे वेरी इजी, तो थोड़ा सा ज़रा गौर कीजिएगा। विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या नन ऑफ दीज। फिर सुने, विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और नन ऑफ दीज। जी, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? सॉरी, ये हमारे पास सी ऑप्शन है, डी नहीं है। पैरा, फेरस, डाया। अब डाया जो होता है ना, वो उसका एरिया शो कर रहा होता है। विच आर रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड भी उसका एरिया होता है। तो क्या होगा जी ऑप्शन हमारे पास इसका सी ऑप्शन। डाया मैग्नेटिक जो होता है ये रिपेल कर रहा होता है। यहाँ तक मेरे दोस्तों को समझ आ गई? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नंबर 6 पे है, मैग्नेटिक एलिमेंट ऑफ एन एटम आर एन आइन इज द मेजर ऑफ इट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड। किसके? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर न्यूक्लियस। मैग्नेटिक मूवमेंट, अब ये जो मैग्नेट की वजह से जो मूवमेंट हो रही है ऑफ एन एटम आर एन आइन इज मेजर्ड, ये मेजरमेंट किस में होती है? ऑफ इट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड। जो अनपेयर्ड है उनकी किस में हो रही होती है? इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में हो रही होती है, प्रोटॉन की फॉर्म में, न्यूट्रॉन्स की या फिर न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन, आपको पता है, आप इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने डिटेल से पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन व्हाट दे आर। प्रोटॉन के बारे में भी, न्यूट्रॉन के बारे में भी। और डी ऑप्शन है जी न्यूक्लियस। तो ज़रा गौर करें, फ्री मूवमेंट कौन सी हैं जो कि पेयर के साथ नहीं होते, बाकी तो पेयर बना लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर गौर करें, जब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, तो फ्री मूवमेंट कौन से होते हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में कौन से होते हैं? जो ज़्यादा होंगे, ज़ाहिर बात है, वही अनपेयर्ड होंगे। तो ऑप्शन ज़रा सोचें, ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस। जी, सबसे ज़्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर? ऑप्शन 7 पे चलते हैं, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका यूनिट कौन सा होता है जी? कोलंबस होता है, एम्पेयर होता है, बोहर मैग्नेटिक होता है या फिर वाट होता है? जी, थोड़ा सा अपना, अब जो है ना, वो क्या कहते हैं, दिमाग की बत्ती जलाओ। और ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसका आपने जवाब देना है। यूनिट कौन सा है? मैग्नेटिक मूवमेंट, जो मैग्नेट की वजह से जो मूवमेंट हो रही होती है, उसका यूनिट क्या है? थोड़ा सा गौर करें, कोलंबस के बारे में सोचें, एम्पेयर क्या होता है, करंट में कहीं आगे पीछे। बोहर ने किसके बारे में अपना एक यूनिट दिया था? वाट किसका होता है जी? तो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप क्वेश्चन पे थोड़ा सा गौर करें तो आंसर आपको वहीं पे ही मिल जाता है। यहाँ पर भी इसके अंदर मौजूद है जी, मैग्नेटन, बोहर मैग्नेटन। जी, सी ऑप्शन इसका ठीक हो गया। प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, समझ आ गई? चलें जी, अब हम चलते हैं जी ब्रॉन्ज़ के बारे में। ब्रॉन्ज़ अलॉय कंटेन कॉपर और जिंक, निकल और क्रोमीनियम, कॉपर और जिंक या फिर क्रोमीनियम और फेरस। फिर सुन लें, क्रोमीनियम और कॉपर और जिंक, निकल और क्रोमीनियम, कॉपर और जिंक या फिर कॉपर और फेरस। थोड़ा सा यहाँ पे भी बत्ती ऑन करें। ब्रॉन्ज जो होता है, इसका अगर फार्मूले पे जाएं तो फार्मूले में ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं हमारे पास जी।
ऑप्शन ए। कापर भी और सिंक भी, जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी तो ये बनाएंगी। गिव द सिस्टमेटिक नेम ऑफ फेरस 5CO। जी, इसका मैंने नाम इसलिए नहीं पढ़ा कि आपको सिस्टमेटिक नाम आना चाहिए। पेंटा कार्बोनाइल आयरन 3, क्या ये नाम है इसका? ऑप्शन बी है पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, क्या ये नाम है? या फिर पेंटा कार्बोनाइल आयरन 2, या फिर पेंटा कार्बोनाइल फेरेनेट 3। जी, फिर सुन लें। गेव द सिस्टमेटिक नेम फॉर FeCO 5, क्या नाम है इसका? पेंटा कार्बोनाइल 3, पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0, पेंटा कार्बोनाइल आयरन 2, पेंटा कार्बोनाइल फेरेट। जी, क्या होगा इसका? जी, ऑप्शन बी। समझ आ गई कि नहीं आई? जी, तो हमारे अब हम चलते हैं जी पॉइंट नंबर 10 की तरफ, और वो है गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कम्प्लेक्स कंपाउंड सोडियम मोनोक्लोरो पेंटा। गिव द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड सोडियम मोनोक्लोरो पेंटा साइनोफेरेट 3। जी, इसमें है Na3FeCl CN5, ये ब्रैकेट्स के अंदर Fe ब्रैकेट NaCl और CN5 स्मॉल ब्रैकेट, और Na3FeCl CN5। जी, तो कौन सा होगा? ज़रा गौर करें इस पर। हमारे पास जो ऑप्शन ए आ रही है, तो इसका ऑप्शन ए होगा। अब हम चलते हैं जी पॉइंट नंबर 11 की तरफ। जी, पॉइंट नंबर 11 है हमारे पास द एग्जाम्पल हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हैव ज्योमेट्री। इसकी क्या ज्योमेट्री बनती है? टेट्राहेड्रल, लीनियर, स्क्वायर, प्लेन, या बोथ ए एंड सी। द एग्जाम्पल हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर CN4। तो ये जो CN4 होता है, ये हमारे पास 4 मतलब टेट्रा। ठीक है जी, ऑप्शन ए इसका ये ठीक हो जाएगा। इफ़ वी ऐड HNO3 टू द ओरिजिनल वैंडियम 11 सोल्यूशन इट प्रोड्यूस। HNO3 को जब हम मिक्स करते हैं ओरिजिनल वैंडियम में, तो क्या बनता है? ब्लू आयन बनता है, ग्रीन आयन बनता है, डल ग्रे ब्लू आयन बनता है, या फिर पिंक आयन बनता है। फिर सुन लें, HNO3 को ओरिजिनल को इफ़ वी ऐड HNO3 टू द ओरिजिनल वैंडियम 11 solution it produces blue आयन, ग्रीन आयन, डल ग्रे आयन, या फिर पिंक आयन। तो इस पे अगर हमको अगर गौर से देखें तो इसका हमारे पास वैंडियम जो है ये किस कलर में होता है? तो ऑप्शन ए ब्लू आयन बनने का, ब्लू कलर में। ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच मेटल ऑक्साइड इज़ यूज टू कॉन्टैक्ट प्रोसेस एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? जो प्रोसेस में हिस्सा तो ले, लेकिन हिस्सा ना ले, लेकिन उसकी जो रफ्तार है, उसका जो प्रोसेस है उसको स्लो या फास्ट कर दे, उसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। ठीक है जी। विच ऑक्साइड इज़ यूज टू कॉन्टैक्ट प्रोसेस एज अ कैटलिस्ट। ऑक्साइड में क्रोमियम, मैग्नीज, कॉपर, तो ये Cr। जी, तो क्या होगा हमारे पास इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन नंबर 13 पे वैंडियम V, तो इसका ये ऑप्शन वैंडियम होगा V। ठीक है जी। विच मेटल ऑक्साइड इज़ यूज टू कॉन्टैक्ट प्रोसेस एज अ कैटलिस्ट? क्रोमियम, मैग्नीज,
बी या फिर कॉपर, तो ये वी जो है ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। द ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमीनियम टू क्रोमीनियम 3 to 6, the green color will change into colorless, bright yellow, pink या none of these। ज़रा गौर करें, ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमीनियम 3 to क्रोमीनियम 6, the green color will change into colorless, bright yellow, pink या none of these। तो ये हमारे पास आएगा जी ब्राइट येलो 14 पॉइंट। Acidified potassium permanganate act as a strong oxidizing agent, reducing agent, electrolytic agent या hydrolyzing agent। फिर सुने, acidified potassium permanganate act as a strong oxidizing agent, reducing agent, electrolytic agent या hydrolyzing agent। 15 नंबर हमारे पास होगा जी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया प्यारे बच्चों जी। फॉलोइंग एलिमेंट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नीज, फेरस, क्रोमीनियम, क्रोमीनियम। तो हमारे पास जी क्या आता है जी, मैग्नीज। क्लियर, चलेंगे अब हम नेक्स्ट चलते हैं। द कलर ऑफ मैग्नीज इन हाइड्रेटेड फॉर्म इज़ ब्लू। हाइड्रेटेड फॉर्म में इसका कलर क्या होता है, ब्लू, येलो, लाइट पिंक, ग्रीन। द कलर ऑफ मैग्नीज स्केयर इन हाइड्रेटेड फॉर्म इज़ ब्लू, येलो, लाइट पिंक या फिर ग्रीन। तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा जी, लाइट पिंक। शाबाश। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, फेरस, कैल्शियम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल शोज मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी फेरस, ऑप्शन डी कैल्शियम। तो ये हमारे पास ये भी सी आ जाएगा, फेरस। आयन इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन बताई है, जो प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता लेकिन उसकी जो रफ्तार है, रफ्तार या स्पीड को इंक्रीज़ करता है, इन्हांस करता है या डिक्रीज़ करता है, कैटलिस्ट होता है। ब्रिक लैंड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, 3 ऑप्शन है हाइबर प्रोसेस, और 4 ऑप्शन है हमारे पास बोथ, बी एंड सी। Iron is used brick-land process, contact process, Haber process, both B and C। तो ये हमारे पास होता है हाइबर, ऑप्शन सी। ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद आयरन, अमोनिया जब आयरन के साथ प्रोसेस करता है, अमोनिया विद आयरन के साथ प्रोसेस करेगा तो हमारे पास क्या होता है, एक्ट एज बोथ बेस, लेकिन एसिड, आयन या फिर साल्ट, तो ये होता है। देखिए क्लियर हो गया जी। ये थे हमारा चैप्टर नंबर 14। इसके मैंने ऑब्जेक्टिव जो बुक के अंदर जो शामिल हैं और ये इन्हीं में से पेपर बनता है, मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, कमेंट्स करना मत भूलिएगा, और चैनल तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को भी बताना है, उनसे भी सब्सक्राइब करवाना है। मेरी ये सारी मेहनत मेरे दोस्तों के लिए, आपके लिए है, और इसका रिवार्ड आपने सिर्फ जस्ट सब्सक्राइब करके देना। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।